गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूं दृष्टि जैन और अभी आज हम करेंगे 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज वाई 78% कोल प्लांट्स वोंट नीड टू ऐड एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का गाइडलाइंस आई है ना, उसमें बोले कि 78% ऑफ द कोल प्लांट्स को एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस नहीं लगाना है। तो उसका रीज़न समझने का हम ट्राई करते हैं। तो उन्होंने क्या लगाने बोला था, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए बोली थी, जो क्या रिमूव करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को कट डाउन करेगा एयर में जाने से पहले। ठीक है, तो SO2 है जो सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर के लिए, PM 2.5 फॉर्मेशन के लिए, विच कॉजेज हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद देखते हैं जो नियरली 78% ऑफ द कोल प्लांट्स है दे हैव बीन क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी सी। ठीक है, कैटेगरी सी के अंदर वो क्लासीफाई किए गए हैं और अभी सिर्फ 11% ऑफ द कोल प्लांट्स है वो कैटेगरी ए के अंदर आते हैं, जिनको बोला गया है कि स्ट्रिक्टर डेडलाइंस है, उनको अभी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है और जिसकी थर्मल पावर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 70% कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका थर्मल 70% कोल से आता है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है एयर और वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए। और कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी वो, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट, ये याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंडिया का मेजर क्या करता है, 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है, PM10, 2.5, NO2, SO2, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और O3 दैट इज ओजोन, NH3 और PB। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉइल ऑफ अ नेशन। तो अभी क्या है कि हम इंडिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है एंड अमंग द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर्स। तो हम उस रेस्पेक्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को देखेंगे कि क्या है। तो हम यहाँ पे ना मेजर सॉइल टाइप्स देख लेते हैं इंडिया की। तो हमारे यहाँ मेजरली जो टाइप ऑफ सॉइल है वो देख लेते हैं। जैसे एक ब्लैक सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, फिर डेल्टाइक एंड एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल का अलग अलग टाइप है, रिवराइन है, डेल्टाइक है, कोस्टल है। ठीक है, फिर PT सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल है और रेड सॉइल है। ठीक है, तो ये मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है। अब की हाईलाइट्स देखते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट किया था 20.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस। कितना, 20.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस इन 2024-25। ठीक है, फिर PM गरीब कल्याण योजना, तो क्या 5 किलो राइस और वीट पर मंथ प्रोवाइड करते हैं 800 मिलियन प्लस पीपल को। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो बफर स्टॉक होल्ड करता है कितना, 13.54 मिलियन टन का राइस का। कितने तारीख के हिसाब से बोल रहे हैं, 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। ठीक है, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में हम देखते हैं। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड डेटा है उसमें हम क्या क्या मॉनिटर करते थे, कोई परसेंटेज उतना ध्यान नहीं रखना, बस हम क्या क्या देखते हैं वो देख लो। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, जिंक, फिर सल्फर, आयरन, ये सब भी हम देखते हैं, बट मेजरली ये है जो बोल्ड में किया गया है। ठीक है, अब हम की फैक्ट्स में देखते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसमें फार्मर्स के लिए थी जो फील्ड स्पेसिफिक कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं हर 2 से 3 साल में। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बोलते हैं। तो ये रिलीफ पैकेज देता है, रिलीफ पैकेज प्रोवाइड, इट इज़ अ रिलीफ पैकेज कोविड-19 के टाइम अनाउंस हुआ था, जो सपोर्ट करता है पुअर लोगों को, ऑफर करता है फूड ग्रेन्स, कैश ट्रांसफ़र और इंश्योरेंस वगैरह। आई होप ये क्लियर है वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट है ICMR इन्वाइट्स पार्टनर्स टू लॉन्च एंड सेल इट्स न्यू मलेरिया वैक्सीन। तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो पार्टनर्स इन्वाइट कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए न्यू मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, तो अब कौन सी वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम क्या है, एडफेल्सीवैक्स। ठीक है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने डेवलप की है और ये वैक्सीन किसको टारगेट करती है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम, जो अपना मेन वेक्टर है ना जो मलेरिया को कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम। ठीक है, फिर एडफेल्सीवैक्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। पूछ सकता है कौन से टाइप की वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। मतलब इसमें क्या है, जीन्स को एनकोड किया जाता है प्रोटीन्स को टारगेट करने के लिए। अब इसमें ना प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम को टारगेट कर रहा है, लेकिन और भी पैरासाइट्स है जो मलेरिया कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम ओवलाई, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं की फैक्ट्स में। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस। तो इंडिया क्या है, मेजर शेयर अकाउंट करता है ग्लोबल मलेरिया केसेस का।
और वैक्सीन सपोर्ट करती है डिसीज़ के एलिमिनेशन में और पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी में, ठीक है। फिर अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती है, जहाँ पे जीन्स वेयर जीन्स एनकोडिंग एंटीजेंस आर इंसर्टेड इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, फर्स्ट लाइसेंस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है HPV वैक्सीन। फिर मलेरिया वैक्सीन जो अपन ने, ये भी बहुत न्यूज़ में थी, RTS-AS01, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम है, ये मोस्ट डेंजरस स्पीसीज़ है, इसलिए इसके अगेंस्ट पहले बनाई गई, और ये सब सहारन अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। और मॉस्किटो बेसिकली किससे ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से, ये पूछता है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज तमिलनाडु पुलिस टू लॉन्च मोबाइल ऐप टू कलेक्ट मैंडेटरी एविडेंस। तो तमिलनाडु पुलिस के मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है मैंडेटरी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो कौन सा ऐप, ई साक्ष्य, और ये इट विल बी डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब इसकी हाईलाइट किया, देखो इसमें ना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु पुलिस, और फिर कौन सा ऐप है, ई साक्ष्य है, ठीक है। इसमें ये भी काम का नहीं है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, ओवर 58% दलित वोटर्स इन बिहार थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट पोल इशू। तो अभी क्या बिहार में इलेक्शंस का टाइम है, तो इसलिए बिहार से रिलेटेड सर्वे आ रहा है। तो देखो सर्वे इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, अपने लिए जो की फैक्ट्स है वो इम्पॉर्टेंस है। आपको मैंने न्यूज़ बता दिया ना, न्यूज़ समझ आया। तो अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल एपेक्स बॉडी है जो यूनाइट करती है 2200 दलित एंड आदिवासी ग्रुप को। तो बस इसमें आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो अपन को पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 1950 में बनी थी, जो फ्री फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस किस चीज़ों के, इंडिया के पार्लियामेंट के लिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा आ गया। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में वही विधानसभा और विधान परिषद। फिर आ गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो 6 इलेक्शंस बेसिकली कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 324 के अंदर बनी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज 12 बिल्स टू बी टेबल्ड इन बिहार असेंबली मानसून सेशन 2025। तो अभी जो बिहार का मानसून सेशन होने वाला है असेंबली का, उसमें 12 बिल टेबल होने वाले हैं। अब इसका देखो टाइमलाइन बोलो कि ये कितने 5 दिन का है, इसमें लिखा हुआ है जो मानसून सेशन, और इसमें 12 लेजिस्लेटिव बिल्स टेबल किए जाएंगे। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, यूथ, वर्कर्स, लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के लिए है। अब इसमें की हाईलाइट्स देखते हैं, तो इसमें बिल का नाम लिखा है, सिर्फ आप बिल का नाम ही ध्यान रखिए। मानव श्रम कल्याण नियमित सेवा विधेयक, फिर बिहार बाल सेवा, फिर बिहार श्रम अधिकारों का संरक्षण, फिर बिहार राज्य प्रशासनिक सुधार मिशन विधेयक, बिहार राज्य नगर विकास संस्थान विधेयक, बिहार आवास बोर्ड, बिहार परिवहन विकास निगम, बिहार सहकारी समिति, बिहार कृषि उत्पादन बाजार समिति, बिहार टेक्निकल सर्विस विधेयक, बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार भूमि विवाद समाधान विधेयक। तो ये सब आने वाले हैं। फिर लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिल है, वो क्या प्रपोज करता है, 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रपोज करता है, ठीक है। अब इसमें की फैक्ट्स देख लो, तो इसमें क्या क्या है, जो नंद किशोर यादव जी हैं वो करंट स्पीकर है। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि करंट स्पीकर कौन है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, नंद किशोर यादव जी। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेनली कितने 3 सेशंस होल्ड करती है, उसमें कौन कौन से आते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। और ये जो सेशन है ये आर्टिकल 85 के रेफरेंस में होता है, और कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी मेड मैंडेटरी फॉर स्कूल चिल्ड्रन सेफ्टी। तो क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाने के लिए मैंडेटरी किया गया है स्कूल चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए। तो कहाँ पे, ये भी बिहार का स्पेसिफिक न्यूज़ है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि आपको ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाना पड़ेगा, ठीक है, चाइल्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी। ये कौन से एक्ट के अंदर और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर आपको पनिश किया जा सकता है। स्कूल चाइल्ड ट्रांसपोर्ट रूल्स है 2020, उसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाना है और ड्राइवर्स इंश्योर करना है कि ड्राइवर्स वैलिड लाइसेंस रखे और आइडेंटिटी कार्ड्स रखे। जो स्पीड लिमिट है वो 40 km/h के अराउंड होनी चाहिए, और हमको इंस्टॉल करना है GPS, स्पीड गवर्नर और CCTV कैमराज, ठीक है। इसमें ये काम का था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज INS संध्यायक, द फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल लार्ज विजिट्स पोर्ट क्लांग मलेशिया। तो ये पोर्ट कहाँ पे है, मलेशिया में है, और ये कौन सा INS है, INS संध्यायक, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल है, वो अभी मलेशिया पहुंचा है। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए है, और ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है कोलकाता की। बस इतना ही काम का है। अब की फैक्ट्स देखना है, जैसे हमारी सागर डॉक्ट्रिन है ना, वैसे ही एक महासागर विजन लॉन्च हुआ है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो ये याद रखिएगा, महासागर किसका, इंडिया का विजन है।
ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो दिया था अनवील्ड इन मॉरिशस, एमिंग टू डीपन सिक्योरिटी, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन अक्रॉस ग्लोबल साउथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम देखते हैं मेंस वाला टॉपिक। तो मेंस वाले 2 टॉपिक देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म कैन नॉट वेट, एविएशन सेक्टर इज एट स्टेक। तो अभी देखो, आप सभी को पता है कि एयर इंडिया क्रैश हुआ था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एविएशन सेक्टर और ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ है। तो उस रेफरेंस में ये आर्टिकल पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले मैंने जो उसका क्रक्स बनाया है वो देखते कि एविएशन सेफ्टी पढ़ना है हमको, करंट स्टेटस क्या है ये देखना है, फिर इश्यूज़ क्या क्या फेस कर रहे हैं हम। इश्यूज़ जैसे हम कौन कौन से फेस कर रहे हैं वो देखते हैं। तो पायलट का इशू है, फ्यूल का इशू है, हायर ट्रैफिक है, वीक रेगुलेशंस और पुअर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट है। और इसी के साथ फिर हम देखेंगे कि हमको क्या सजेशंस लाने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना चाहिए एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एयरक्राफ्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। जो AAIB की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश में जो अहमदाबाद में हुई थी जून 2024 में, उसमें बोला गया है कि पॉसिबल पायलट एरर एंड सिस्टमैटिक फेलियर, 2 चीज़ें बताई गई है। द रिपोर्ट एम्फेसाइज पॉसिबल पायलट एरर एंड सिस्टमैटिक फेलियर। ठीक है, अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक फेलियर्स क्या था कि कल्चर ऑफ लीनियंसी एंड फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी डोमिनेट्स एविएशन बॉडीज़ लाइक DGCA, एयर इंडिया और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो क्या है कि लीनियंसी और फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये 2 इशूज़ है। फिर फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट्स हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैलिब्रेशन के लिए, उनके पास इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी है। फिर रेगुलेटरी लूप होल्स है, जैसे DGCA के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है। फिर इनफेक्टिव सेफ्टी ऑडिट्स और अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो एयर सेफ्टी जो डायरेक्टरेट है वो रूटीनली क्लियर करता है ऑडिट रिपोर्ट को इवन विदाउट एड्रेसिंग रेड फ्लैग्स। मतलब जो रेड फ्लैग्स प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना चाहिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, फिर रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की बात करें तो जो AAIB है ना, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ DGCA और MOCA हैम्पर रिफॉर्म एग्जीक्यूशन। तो नहीं, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं जम पाता। ठीक है, फिर मैंडेटरी सिमुलेटर चेक्स होते हैं वो नहीं होते। अब रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, इसमें जुडिशरी क्या कर सकता है। तो जैसे बोला गया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है ट्रांसपेरेंसी डिमांड करने में, उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। अब इसके लिए हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि हमको DGCA और AAIB को प्रॉपर ऑटोनॉमी देना है। फिर हमको इंडिपेंडेंट एविएशन रेगुलेटर सेटअप करना है, पावर्स दे के जो एनफोर्स कर सके कंप्लाइंस एंड पेनलाइज कर सके नेग्लिजेंस। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट ऑडिट और इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म लाना है, रिपोर्टिंग जिससे सही तरीके से हो सके। फिर अपग्रेड करना है हमको ट्रेनिंग को, इंस्पेक्शन को और मेंटेनेंस सिस्टम को। फिर जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ एविएशन रिफॉर्म्स, हमको जुडिशियली मॉनिटर करना है एविएशन रिफॉर्म्स को। और नेशनल एविएशन सेफ्टी बोर्ड का क्रिएशन, फास्ट ट्रैक क्रिएशन करना है, जिससे कि स्पेशलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड जो बाहर वाले एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे इसमें कुछ सजेशन दे सकें। और इंसेंटिवाइज करना है कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या चीज़? कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हमको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया में, जो मैंने एक रक्स लिखा है, और उसके बाद बैरियर्स क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल में थोड़ा डाटा ज़्यादा है, बट डाटा पे आप ज़्यादा फोकस ना करें तो ही अच्छा है। बेसिक डाटा बस हम देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी विटनेस कर रही है डिक्लाइन इन FDI फ्लोज, स्पेशली इन एमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा जो FDI टू EMDEs हैज़ प्लूमेटेड टू 2.2% ऑफ GDP, मतलब कम हो गया है। ठीक है, अभी ट्रेंड्स मत याद रखो, चलेगा, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट देखें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, स्लो डाउन इन ट्रेड डील्स, क्योंकि क्या हो रहा है अभी हर कंट्री प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मूव ऑन कर रही है और ट्रेड डील्स में स्लो डाउन हो रहा है, तो उससे इशू आ रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में दिक्कत आ रही है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में दिक्कत आ रही है और लॉजिस्टिक्स डिले हो रहे हैं। वैसे ही स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ नहीं है, उसके कारण इशू आ रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं FDI को बूस्ट करने के लिए? तो हम इंस्टीट्यूशंस में ओपननेस ला सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस हम इम्प्रूव करेंगे और रेगुलेटरी क्लैरिटी लाएंगे। फिर हम नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक बना सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए सजेशंस हम देखते हैं। तो हमको क्लियर और स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना है, अपग्रेड करना है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, कोलकाता, JNPT, इन सबको अपग्रेड करना है और कॉम्प्रिहेंसिव FDI स्ट्रैटेजी बनाना है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को एक्सेलरेट करना है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ और ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस पे काम करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का टॉपिक अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके।
ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।